So hello all my dearest students, I hope you all are doing good. So here we start a very important batch for you all for May 22 attempt. That is the CA Final Direct Tax Fast Track batch. Now this batch मैं पहले कुछ चीजें बता देता हूँ exactly इस बैच में मैं क्या चीजें कवर करने वाला हूँ, कितनी बुक्स देने वाला हूँ. बुक्स तो आपके पास होगी, कुरियर हो चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ. जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास बुक्स होगी. तो आपको इन ऑल 3 बुक्स मिलने वाली है और एक शीट मिलेगी फॉर सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स. तो 3 बुक जो मेन होगी आपकी, सबसे पहली बुक होगी आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी वो कलर्ड बुक, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है. दूसरी आपकी क्वेश्चन बैंक की बुक होगी जिसमें आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, कंपेटिटिव क्वेश्चंस मिलेंगे 450 से ज्यादा. और तीसरी आपको जो बुक मिलने वाली है वो है केस लॉ की बुक, ठीक है, जिसके अंदर आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे केस लॉस कवर्ड है. तो अभी के लिए जो May 22 अटेम्प्ट है उसके लिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल आ चुका है. उसमें लगभग 122 केस लॉस है. वो सारे के सारे केस लॉस मैंने अपनी बुक के अंदर कवर करके रखा हूं. सारे 122 के 122 केस लॉस आपको अपनी केस लॉ बुक के अंदर मिलेंगे और वो सारे के सारे आपके फास्ट ट्रैक बैच में भी कवर होने वाले हैं, ठीक है. डोंट वरी अबाउट इट. तो ये 3 बुकलेट आपको मिलने वाली है. अपार्ट फ्रॉम द 3 बुकलेट्स यू विल बी आल्सो गेटिंग वन शीट, एक्स्ट्रा शीट फॉर सर्टेन एक्स्ट्रा टॉपिक्स लाइक चैप्टर 6 से एक्सेट्रा. मैं वो सारी चीजें भी अपने फास्ट ट्रैक बैच में करवाता हूं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है. नाउ हाउ लॉन्ग दिस बैच विल गो सर? दिस बैच विल गो अराउंड अप्रोक्सीमेटली फॉर 90 to 100 आवर्स. तो 90 से लेके 100 घंटे के आसपास हम इस बैच को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. क्या इस बैच में हमको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे? डेफिनेटली. क्या इस बैच में हमको सेक्शंस पढ़ाए जाएंगे, सेक्शंस नंबर बताए जाएंगे? डेफिनेटली. क्या इस बैच में हमको कलर्ड बुक दी जाएगी? डेफिनेटली. क्या इस बैच में हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्लास में कराए जाएंगे? डेफिनेटली. शायद उतने ज्यादा नहीं जितने रेगुलर बैच में कराए जाते हैं. ऑब्वियसली टाइम इज अ कंस्ट्रेंट. समय एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए इस बैच में, ठीक है. ये बैच जनरली वो लेता है जिसके पास समय नहीं, और स्पेशली वो लेता है जिसने पहले डायरेक्ट टैक्स एक बार पढ़ा है, वो कन्विंस नहीं है, उसको फिर से एक बार रिकैप करना है. तो फास्ट ट्रैक बैच ऐसे लोगों के लिए एडवाइजेबल है. जो पहली बार डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहा है अपनी जिंदगी में, उसके लिए मैं ऑनेस्टली बोलता हूं कि आपको फास्ट ट्रैक बैच रिकमेंडेड नहीं है. यू शुड ऑलवेज गो फॉर ए रेगुलर बैच. दिस इज माई ओपिनियन. देन वो आपकी मर्जी, ठीक है. फिर एक केस लॉ बुक मिलेगी आपको, ठीक है, जिसमें सारे आईसीआई के केस लॉस कवर होंगे. फास्ट ट्रैक बैच आपको जैसे जैसे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहूंगा, एकदम फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मैं वैसे वैसे आपको लिंक भेजता रहूंगा, ठीक है. कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. नाउ क्या सर ये फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स? एब्सोल्युटली. ये करंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है. ये कोई पिछले साल के फाइनेंस एक्ट 20 का मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देने वाला. सारे के सारे करंटली रिकॉर्डेड फाइनेंस एक्ट 21 के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स है. तो उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. उतना आपको मेरे पे फेथ है, तभी जाकर आपने मुझे एज ए सीए फाइनल प्रोफेसर ऑप्ट किया होगा यार, ठीक है. सर हमको अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. कोई भी डाउट्स आता है, किसी भी किस्म का डायरेक्ट टैक्स का डाउट है, यहाँ तक कि अगर कोई प्रैक्टिकल डाउट भी है ना, तो मैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर देता हूँ. आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया मैंने सी आरिश खान, उस पर आप ग्रुप पे डाउट्स पोस्ट करो, या आप अलग से व्हाट्सएप करो नंबर पे, हमारे जो सेंट्रलाइज नंबर है 9009008977, इस पर भी आप मुझे डाउट्स पूछ ही सकते हो. कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्राई करूंगा उसको फट से फट जल्द से जल्द आंसर करने की, ठीक है. तो चलिए, ज्यादा भाषण देने का कोई मतलब नहीं बनता है. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ व्हाट द फर्स्ट टॉपिक. तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स फास्ट ट्रैक बैच में, वो कौन सा है? वो है पीजीबीपी. सर पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. इस टॉपिक के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज, ठीक है. सबसे ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक यही है. एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से लगभग 20 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है. एक 14 मार्क का टोटल इनकम का क्वेश्चन और एक 5-6 मार्क का किसी ना किसी किस्म का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, केस लॉ, या छोटा मोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है. तो इस चैप्टर का वेटेज ना सीए फाइनल में सबसे ज्यादा है. अगर कोई टॉपिक अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीए फाइनल में कौन सी है, तो वो बोलना पीजीबीपी, बिना ज्यादा सोचे समझे, ठीक है. इस टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में, वही कंपलसरी क्वेश्चन है, और उसी के अंदर आपको मतलब मैंडेटरी है ना, मतलब ये चैप्टर तो आप ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते हो. बाकी सारे चैप्टर्स जो है ना, वो पहला क्वेश्चन जो होता है ना उसमें से नहीं आता है. पहला क्वेश्चन हमेशा जो मैंडेटरी क्वेश्चन है ना 14 मार्क का, आपको अटेम्प्ट करना ही है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. वो पहला क्वेश्चन हमेशा पीजीबीपी में से होता है. इसलिए पीजीबीपी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक है, ठीक है. नाउ चलो शुरू करते हैं विद द डिस्कशन.
लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम लोग अंदर घुसेंगे पीजीबीपी के एडवांस डिस्कशन के अंदर, ठीक है। इनकम इज डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स। हम सभी को पता है कि पीजी इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड है। आई होप एवरीबॉडी नोज दैट, बराबर 5 हेड्स में डिवाइडेड है। अब वो कहां लिखा गया है? नाउ दैट इज रिटन इन सेक्शन 14। सेक्शन 14 में लिखा गया है दैट इनकम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हेड्स? 5 हेड्स, ठीक है। और फिर आपके 5 हेड शुरू हो जाते हैं। पहला हेड कौन सा है? सैलरी। दूसरा हेड एचपी। तीसरा हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले। चौथा हेड कैपिटल गेन्स, और पांचवा और आखिरी हेड कौन सा है? वो है आईएफओएस, ठीक है। अब कब एसएससी कौन से हेड में आएगा वो कैसे पता चलेगा उसको? व्हेन एसएससी विल कम अंडर विच हेड? मैं कब पीजीबीपी में आऊंगा, मैं कब आईएफओएस में आऊंगा, कब एचपी में आऊंगा, कब सीजी में आऊंगा, कब पीजीबीपी, कब कैपिटल गेन्स में आऊंगा, कब सैलरी में आऊंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से हेड में कब आने वाला हूं? ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे हर एक हेड का पहला सेक्शन चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हर एक हेड के सेक्शन का रेंज क्या है। जैसे सैलरी कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? हाउस प्रॉपर्टी कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? पीजीबीपी कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? उसी तरीके से आपको पांचों हेड का रेंज पता होना चाहिए। तो मैं अभी सबसे पहले आपको रेंज बता देता हूं। जो सैलरी है वो सेक्शन 15 से शुरू होता है, सेक्शन 17 पे खत्म हो जाता है। जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेक्शन 22 से शुरू होता है, 27 पे खत्म हो जाता है। जो पीजीबीपी है वो सेक्शन 28 से शुरू होता है और 44 पे खत्म होता है। 44 डीबी टू बी प्रिसाइज, डीबी, कैपिटल डी कैपिटल बी। आगे जाकर पढ़ेंगे सिलेबस में, वो भी सेक्शन है। जो कैपिटल गेन्स है, सॉरी, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है वो 28 से लेकर 44 डीबी। जो कैपिटल गेन्स है वो 45 से 55 ए, और जो आईएफओएस है 56 से 59। इस तरीके से आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम डिवाइडेड है। अब हर एक हेड का जो पहला सेक्शन है ना, पहला, वो आपको बताएगा कि आप उस पर्टिकुलर हेड में कभी आओगे। जैसे सैलरी का पहला सेक्शन कौन सा हुआ? सेक्शन 15। एचपी का पहला सेक्शन कौन सा हुआ? सेक्शन 22। पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन का पहला सेक्शन कौन सा हुआ? सेक्शन 28। कैपिटल गेन्स उसका पहला सेक्शन कौन सा हुआ? सेक्शन 45। आईएफओएस का पहला सेक्शन कौन सा हुआ? सेक्शन 56। तो हर एक हेड का पहला सेक्शन आपको बताएगा कि आप उस पर्टिकुलर हेड में कभी आओगे। तो जैसे आप सैलरी में कब आओगे? बताओ, सैलरी में आप तब आओगे जब आपकी इनकम इज गेटिंग थ्रू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आपके और सामने वाले के बीच में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी इनकम कहां पर आती है? इनकम फ्रॉम सैलरी। एचपी में कब आओगे? एचपी में जब आपके पास कोई बिल्डिंग हो और या लैंड हो, बिल्डिंग और लैंड अपरटेन देयर टू, आप उसके ओनर हो और आप उस बिल्डिंग को बिजनेस के लिए यूज नहीं करते हो, तो अब आप बोल सकते हो आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। क्लियर है? उसी तरीके से पीजीबीपी में कब आओगे? तो उसके लिए अपने को पीजीबीपी का पहला सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले हम लोग पीजीबीपी का पहला सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 28। पीजीबीपी का पहला सेक्शन बताएगा आपको कि आप पीजीबीपी में कब आओगे। अब पीजीबीपी में भी इन सब सेक्शन को क्या बोलते हैं पता है? चार्जिंग सेक्शंस। क्यों चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं? क्योंकि जब तक आप इन चार्जिंग सेक्शंस के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे तब तक आप उस हेड के अंदर आ ही नहीं सकते हो। इसलिए इसे बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। मैं एचपी में कभी आऊंगा, उसके लिए आपको एचपी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 22। मैं सैलरी में कभी आऊंगा, उसके लिए आपको सैलरी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 15। वैसे ही मैं पीजीबीपी में कभी आऊंगा, उसके लिए आपको पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 क्या बोलता है सर? अब सेक्शन 28 के अंदर भी दो किस्म के चार्जिंग सेक्शन है। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द टाइप ऑफ चार्जिंग सेक्शन कवर्ड इन सेक्शन 28। पहला है जनरल चार्ज, जनरल चार्जिंग सेक्शन। दूसरा है स्पेशल चार्जिंग सेक्शन। दो किस्म के चार्जिंग सेक्शन है 28 में, एक जनरल चार्ज, एक स्पेशल चार्ज। सर जनरल चार्ज में क्या लिखा है, स्पेशल चार्ज में क्या लिखा है, बता सकते हो हमको? डेफिनेटली। अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्पेशल चार्ज के बारे में आज बात नहीं कर रहे। आज हम लोग फिलहाल सिर्फ जनरल चार्ज के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन 28 क्लॉज 1 के अंदर लिखा गया है। क्लियर है? तो सेक्शन 28 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट व्हाट? जनरल चार्ज। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल चार्ज पे इंटरेस्टेड है, स्पेशल चार्ज में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। जनरल चार्ज में क्या लिखा है मैं पहले ओरली लिखने बता देता हूं और फिर मैं आपको बुक खोल के बताता हूं। तो जनरल चार्ज says the following words: profits and gains from business and profession carried on by an assessee at any time during the previous year is chargeable under PGBP। तो आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमाना है, बिजनेस या प्रोफेशन से कमाना है, कैरिड ऑन बाय एसएससी कभी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। कहां लिखा है सर ऐसा? ऐसा यहां लिखा है, देखो। ये आपकी एक कलर समरी बुक, बहुत ब्यूटीफुली बुक है, बहुत मेहनत करके इस बुक को बनाया गया है और पूरे देश में सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है।
आप इसकी कॉम्प्रिहेंसिव पे क्वेश्चन करना है तो आप किसी भी दूसरी बुक से कंपेयर कीजिए, बराबर से देखो जरा। इसमें मैंने कैसे कलर यूज किया हूँ, कलर सिर्फ कलर यूज करने के लिए नहीं यूज किया है, कलर का कुछ इंपॉर्टेंस है अभी हमारी जिंदगी में। क्या अगर आपको रेड कलर में कुछ दिख रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस है। जनरली आप क्या, प्रोफेसर कुछ बोलता है तो आप अंडरलाइन करते हो ना बुक के अंदर कि ये इंपॉर्टेंट है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद वो अंडरलाइन करके आपके लिए रखा है, वो पहले से मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। जो ग्रीन होंगे वो आपके फाइनेंस एक्ट 21 के अमेंडमेंट होंगे। फाइनेंस एक्ट 21 का अमेंडमेंट मतलब जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो अमेंडमेंट, वो आपको ग्रीन में दिखेंगे, ब्लू में आपको केस लॉ दिखेंगे और पर्पल में आपको सेक्शन नंबर दिखेंगे। से जैसे अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 28, तो पर्पल में दिखेगा वो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो रेड में, उसमें कुछ केस लॉ है तो ब्लू में, उसमें कोई अमेंडमेंट्स है तो ग्रीन में। आई होप यू आर क्लियर विद द कलर आइडेंटिफिकेशन। फिर आपका शुरू हो जाता है यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है। चलो इंडेक्स में क्या देखना है, इसमें इंडेक्स में तो टॉपिक है बहुत सारी, और क्या। तो पहले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, कहाँ पर, यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा। भाई नहीं, आराम से एकदम पेशेंस के साथ काम करना है बेटा, पूरा का पूरा टॉपिक एकदम पेशेंस के साथ काम करना है। सेक्शन 28 क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दिख रहा है आपको, carried on by an assessee at any time during the previous years is chargeable under the head what, business and profession, दिख रहा है आपको यहाँ पर। I hope you can see that. Profits and gains from business and profession carried on by an assessee at any time during the previous year, can you see this? हाँ, अब अपने को एक एक शब्दों का मतलब समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिजनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस, पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू, जस्ट वेट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस, क्या बिजनेस शब्द इनकम टैक्स में डिफाइंड है? द आंसर इज यस। कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 13, यहां पर नीचे देख सकते हो आप, देखो यहां बिजनेस डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? बहुत घटिया तरीके से, मैं सच में बोलता हूं, बहुत घटिया तरीके से। कैसे डिफाइन किया गवर्नमेंट ने बिजनेस को? इस तरीके से, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर इन द नेचर ऑफ एडवेंचर। बस इतना बोल के छोड़ दिया, कोई कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है इसमें, कोई डिटेलिंग नहीं है, बहुत ही घटिया डेफिनेशन। बिजनेस में ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है, मैन्युफैक्चर आता है, और भी चीजें आ सकती है जिसमें किसी किस्म का एडवेंचर होना चाहिए। एडवेंचर मतलब किसी किस्म का रिस्क होना चाहिए, बिना रिस्क के आप बिजनेस नहीं हो सकता है। अब ये कैसा डेफिनेशन है, बचकाना डेफिनेशन एकदम। थोड़ा डिटेलिंग तो देते हैं आप उसमें, कोई मतलब नहीं है इसका डेफिनेशन का। बिजनेस में ट्रेड आता है, ठीक है, मालूम है ट्रेड मतलब क्या, बाइंग सेलिंग। कॉमर्स मतलब जब बाइंग सेलिंग बहुत बड़े स्केल पे करते हो तो उसको कॉमर्स बोलते हो। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ वही, कोई रॉ मटेरियल लिया, उसमें लेबर लगाया, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एडवेंचर होना बहुत जरूरी है, बिना एडवेंचर के आप बिजनेस नहीं कहला सकते हो अपनी एक्टिविटी को, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो बिजनेस को और बेहतर तरीके से डिफाइन करता है। कैसे? जैसे कि यहां पर देखो, बरेंद्र प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, बिजनेस इंप्लाइज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। एक बिजनेस में एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है, वेर यू अप्लाई लेबर, वेर यू अप्लाई स्किल टू अर्न प्रॉफिट्स। इसको बोलते हैं बिजनेस, जहां पर आप दिमाग लगाते हो, स्किल लगाते हो, लेबर लगाते हो, सिस्टमैटिक एक्टिविटी करते हो और उससे प्रॉफिट कमाते हो, उसको बोलते हैं बिजनेस। एंड में गवर्नमेंट ने बोल दिया, भाई बिजनेस डिफाइन करना हमारे बस की बात नहीं है, बिजनेस को हमने सिर्फ बता दिया कि बिजनेस में ये सब आता है, उसका मीनिंग हम नहीं बता सकते। गवर्नमेंट ने उसका मीनिंग नहीं बताया, गवर्नमेंट ने सिर्फ ये बता दिया कि बिजनेस में ये भी आ सकता है, 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 बस हो गया। मीनिंग मीनिंग नहीं बताते बैठी है गवर्नमेंट ने। चलो अच्छी बात है, नहीं बताया तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कैसे समझे हम उसको? आप इतना बड़ा हेड ऑफ इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उसका बिजनेस, बिजनेस का मतलब ही नहीं पता हमको, तो हम उसको कैसे समझे? आप उसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से समझो, हर एक सिचुएशन को एनालाइज करो, और हर एक सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो बिजनेस है या नहीं है। आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से समझना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट के हिसाब से कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं उसी तरीके से। सर प्रोफेशन का मतलब क्या है, वो तो और घटिया तरीके से डिफाइन किया है। प्रोफेशन इंक्लूड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 36 में डिफाइन किया, यहां पर देख सकते हो, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। बस एक वर्ड का डेफिनेशन है, प्रोफेशन मतलब, प्रोफेशन मतलब वोकेशन, बस खत्म हो गया डेफिनेशन, बस इतना ही, हाँ इतना ही। अब आप एज ए स्टूडेंट आप पूछोगे, सर व्हाट इज वोकेशन देन, वोकेशन का मतलब क्या है? तो वोकेशन का जनरल मतलब होता है कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें कोई स्किल की जरूरत है, स्किल, कला, उसको बोलेंगे वोकेशन। तो इन शॉर्ट प्रोफेशन मींस एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन वेयर यू रिक्वायर स्किल। अमिताभ बच्चन प्रोफेशन कर रहे हैं, विराट कोहली प्रोफेशन कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन कर रहा है, डॉक्टर प्रोफेशन कर रहा है, ये सारे प्रोफेशन है। बाबा रामदेव भी प्रोफेशन है उनका, योगा, ये सारे प्रोफेशन है। सबको स्किल की जरूरत है, सबने अपनी स्किल के हिसाब से क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। अब
क्योंकि बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बेटा, क्या बिजनेस में आएगा क्या नहीं आएगा, ये अपने में बहुत बड़ा समंदर है, क्योंकि लॉ ने तो डिफाइन नहीं किया है। अब जो चीज लॉ डिफाइन नहीं करती ना, हमेशा याद रखना उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने वाला है इंडस्ट्री में। एसएससी बोलेगा ये बिजनेस नहीं है, डिपार्टमेंट बोलेगा ये बिजनेस है, ये लड़ाई चलेगी एक्सेट्रा, ये चलती रहेगी कहानी। देयरफॉर अपने को ये समझना पड़ेगा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एटलीस्ट कि भाई बिजनेस में क्या आता है क्या नहीं आता है। इसलिए मैंने नीचे कुछ इलस्ट्रेशन डाला हूं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या बिजनेस में आता है क्या नहीं आता है। यहां पर उसका फैक्ट्स दिया है, यहां पर उसका रेलेवेंट हेड दिया है, और यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। फैक्ट्स नंबर 1, एक एसएससी है, उसके पास बहुत बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, हजारों एकड़ का प्लॉट ऑफ लैंड है, अब उसको बेचना है वो। अब 1000 एकड़ को एक साथ तो खरीदने नहीं वाला है, तो उसने क्या किया, सारे प्लॉट्स को उसने पूरे के पूरे 1000 एकड़ के प्लॉट को प्लॉट्स में डिवाइड किया, छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड किया और बेचा। क्योंकि एक साथ बिक नहीं रहा है तो अब करूँ क्या, अब बिक नहीं रहा है तो नहीं बेचू, ऐसे ही रहने दो, मुझे पैसे की जरूरत है भाई, मुझे बेचना है। तो उसने क्या किया, बड़े प्लॉट को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड किया और बेचना शुरू कर दिया। अब जब बेचना शुरू किया, उससे पैसा कमाना शुरू किया, तो उससे पैसा कमा के उसने जो भी आया अमाउंट उसने कैपिटल गेन्स के अंदर चार्जेबल करके टैक्स भर दिया। ठीक है, अब डिपार्टमेंट क्या बोलता है, नहीं ये कैपिटल गेन्स नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है। अरे बिल्कुल ये बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है यार, यहाँ पर एसएससी कोई सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कर रहा है ऑफ अप्लाइंग लेबर एंड स्किल, क्या ऐसा कुछ हो रहा है, बिजनेस जैसा कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पर बिजनेस जैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर एसएससी का सिर्फ इंटेंशन क्या है कि किसी भी तरीके से इस 1000 एकड़ की जमीन को मैं बेचूं और पतली गली से निकल जाऊं, बस ये इंटेंशन है एसएससी का। यहाँ पर इंटेंशन ऑफ द एसएससी इज नॉट टू अर्न डोमिनेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव इज नॉट इंटेंशन, द इंटेंशन ओवर हियर इज टू सेल, जल्द से जल्द बेचे और निकलो मार्केट से, ये इंटेंशन है। देयरफॉर ये पीजीबीपी में नहीं आ सकता, ये कैपिटल गेन्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से सेकंड, अब एक एसएससी है, वो क्या कर रहा है, जमीन खरीद रहा है, जमीन खरीदने के बाद उस पर कॉलोनी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसमें ऑफिस बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, स्कूल बना रहा है, कॉलेज बना रहा है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मॉल्स बना रहा है, थिएटर्स बना रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहा है, पार्क बना रहा है, थीम पार्क बना रहा है, ये सब बना रहा है वो। एक जमीन लिया उसने, बहुत बड़ी जमीन, और उस पर उसने सब कुछ बनाया, और अब वो उसको बेचना चालू कर रहा है, उससे जो प्रॉफिट कमा रहा है, डेफिनेटली ये बिजनेस एंड प्रोफेशन है, बिकॉज यहां डोमिनेंट इंटेंशन ऑफ द एसएससी इज टू अर्न प्रॉफिट्स। यहां डोमिनेंट इंटेंशन वाज टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट टू द एक्सटेंट इट इज पॉसिबल। आर यू क्लियर और नॉट? नेक्स्ट थर्ड वाला, ये हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं बेटा, क्या बिजनेस में आ सकता है क्या बिजनेस में नहीं आ सकता है, बहुत जरूरी है जानना है। ठीक है, क्योंकि क्या बिजनेस में आ सकता है क्या बिजनेस में नहीं आ सकता है, बहुत बड़ा समंदर है दुनिया का, बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में आएगी कि बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन हम लोग आज क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इनकम, जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ होता है, ये गलत फहमी होती है कि इंटरेस्ट इनकम हमेशा आईएफओएस में जाती है, गलत। दैट डिपेंड्स अपॉन आपको इंटरेस्ट इनकम कहां कमा रहे हो, आप इंटरेस्ट इनकम कैसे कमा रहे हो, क्या मोड से कमा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो फिर इंटरेस्ट कहां जाएगी सर, आईएफओएस में नहीं जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट इनकम आईएफओएस में नहीं जाएगी, बट हमेशा आईएफओएस में जाएगी ये बोलना गलत है। इंटरेस्ट कैन गो इन आईएफओएस एंड इट कैन आल्सो गो इन पीजीबीपी, ऐसा लिखा है लॉ में, इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल अंडर आईएफओएस इफ नॉट अंडर पीजीबीपी, ऐसे शब्द लिखे हैं लॉ के अंदर। तो अगर इंटरेस्ट पीजीबीपी में क्लासीफाई होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में डालो, और अगर वहां क्लासीफाई नहीं होता है तो उसको लेकर कहां पर आ जाओ, आईएफओएस में आ जाओ। वहां नहीं होता है तो आईएफओएस में लाओ, आईएफओएस पहली जगह नहीं है उसकी, आईएफओएस दूसरी जगह, पहली जगह उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन है, दूसरी जगह उसकी आईएफओएस है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देयरफॉर अब क्या करें सर, एग्जांपल दो, यहाँ पर क्या एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम के लिए भी, एग्जाम में पूछा गया एग्जांपल है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है इस एग्जांपल को। ठीक है, एक एसएससी है, उसको गवर्नमेंट से कुछ टेंडर चाहिए, गवर्नमेंट को बोला कि मेरे को कंस्ट्रक्शन का आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो, आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं आपका काम करूंगा। गवर्नमेंट बोली हम तेरे पे भरोसा कैसे करें, तू समय पे करेगा कि नहीं करेगा, गवर्नमेंट को भरोसा चाहिए उससे। तो उस बंदे ने क्या बोला गवर्नमेंट को, पता है कि भाई मैं आपके नाम पे 100 करोड़ की एफडी बना देता हूँ। ठीक है, मैं 100 करोड़ की एफडी बना देता हूँ, आपको बैंक गारंटी देता हूँ और भरोसा देता हूँ कि अगर मैंने काम नहीं किया तो एफडी आप ले लेना, और अगर काम किया तो एफडी मेरी हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा तो मेरा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलेगा, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने 100 करोड़ की एफडी बना दिया, अब उससे इंटरेस्ट कमा रहा है। अब जो उससे इंटरेस्ट कमा रहा है, क्या वो आईएफओएस में जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये इंटरेस्ट कमाने के लिए एफडी किया उसने? बिल्कुल नहीं। यहां पर उसने इंटरेस्ट कमाने के लिए एफडी नहीं किया है, यहां पर उसने बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लेने के लिए एफडी किया है। देयरफॉर ये वाला इंटरेस्ट इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। इनएक्सट्रिकेबली लिंक का मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस, क्लोजली लिंक टू द बिजनेस। तो अगर आपका इंटरेस्ट इनकम बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड है, वो इंटरेस्ट का आपके बिजनेस से लेना देना है, तो फिर वो आईएफओएस में नहीं पीजीबीपी में चला जाएगा, जैसे कि यहां पर लिखा गया है। ठीक है,
सिमिलरली नेक्स्ट एसएससी, एक एसएससी है, उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या हो गया, फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया। लॉकआउट हो गया मतलब कुछ महीनों के लिए बंद है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज नाटक कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, एम्प्लॉयज लोग बहुत नाटक कर रहे हैं। तो मालिक ने बोला ठीक है बंद करो, नाटक बंद करो तुम्हारा, कुछ महीनों के लिए बंद करेंगे तो सुधर जाएंगे सारे एम्प्लॉय। तो मालिक ने कुछ धंधा बंद कर दिया 2-4 महीने के लिए, टेम्पररीली, परमानेंटली नहीं बंद किया, टेम्पररीली। अब वो मालिक सोच रहा है यार टेम्पररी धंधा बंद है, फैक्ट्री के अंदर मशीन पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसको क्या करूं मैं भी, टेम्पररी कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो उसने टेम्पररी किसी को लेट आउट कर दिया। किसी को लेट आउट कर दिया, उससे इनकम कमाया। क्या कमाया? रेंटल इनकम कमाया। क्या रेंटल इनकम कमाया? प्लांट मशीनरी लेट आउट करके, फर्नीचर लेट आउट करके उसने रेंटल इनकम कमाया। अब वो रेंटल इनकम कहां चार्जेबल होगा? एंड द आंसर इज पीजीबीपी। यहां पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला लक्ष्मी सिल्क मिल्स लिमिटेड। क्यों? क्योंकि अगेन ये बंदे की बिजनेस इंटेलिजेंस है, बिजनेस एक्सपीडियंसी बोलते हैं इसको, कि भाई उसने सोचा मैं धंधा करने वाला हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे को प्रॉफिट से लेना देना है। फिर अगर अगर आज कमर्शियली मेरे को प्रॉफिट कैसे नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय कमा के नहीं दे रहे, तो एम्प्लॉय गए भाड़ में, मैं उसको अपने दिमाग लगा के रेंटल पे चढ़ा के कुछ महीनों के लिए कुछ ना कुछ तो कॉस्ट रिकवर कर लू। ये दिमाग लगाया उसने। दिस इज व्हाट बिजनेस एंड प्रोफेशन इज ऑल अबाउट। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। क्या बिजनेस में आएगा क्या नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा समंदर है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। मैं क्या, निर्मला सीतारमन जी को भी नहीं पता है चीज। मैं क्या, निर्मला सीतारमन जी क्या, दुनिया का, देश का सबसे बड़ा टैक्स प्रैक्टिशनर अगर कोई है तो उसको भी नहीं पता है। वो भी ऐसा एक लाइन में लिख के नहीं दे सकता है कि ये सब बिजनेस में आएगा, ये सब बिजनेस में नहीं आएगा, फुल स्टॉप। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफाइन ही नहीं किया बिजनेस को ढंग से। सिर्फ इतना बोल दिया बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, हो गया। अरे ऐसे चलता है क्या दुनिया में? हाँ, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे, मैंने डिस्कस किया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, रीसेंट जजमेंट है 2015-2016 के। चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, रयाला कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सुनो जरा गौर से सुनना मेरी बात। हाउस प्रॉपर्टी से रेंट कमा रहे हो तो वो कहाँ जाएगा? तो आप बोलोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर, और क्या, इसमें क्या सोचने वाली बात है? अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछ रहा हूँ। पहला एग्जांपल, मेरे पास 3-4 घर पड़े हुए हैं, तो उसमें से 1-2 घर में हम लोग रहते हैं, बाकी हमने रेंट पे चढ़ा दिया, उससे रेंट कमाया। कहाँ जाएगा? एचपी। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, एचपी में जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, आगे बढ़ू, देख सकते। तो ये केस लॉ में क्या हुआ था, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, बहुत जबरदस्त केस लॉ। जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी एग्जांपल दिया अभी, कि अगर मैं रेंट से कुछ इनकम कमा रहा हूं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, उसमें कोई सेकंड थॉट आना नहीं चाहिए, कोई सोचने वाली बात ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, अब सुनना जरा। सपोज एक बिल्डर है, लोधा, लोधा बिल्डर है, उसके पास उसने बिल्डिंग बनाया, 100 माले की बिल्डिंग बनाया, 100 फ्लोर की, उसमें से 50 फ्लोर बिक गए, चलो बहुत अच्छी बात है। जो बचे 50 फ्लोर है, बचे 50 फ्लोर जो है, अब वो रेंट पे चढ़ा रहा है, तो उसको रेंटल इनकम जो आएगी वो कहाँ जाएगी? लोधा बिल्डर है, उसने 50 फ्लोर, 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, 50 फ्लोर उसने रेंट पे चढ़ा दिया। अब बचे 50 फ्लोर उसने क्या किया, उसने सॉरी 50 फ्लोर उसने बेच दिया। अब बचे 50 फ्लोर अभी जब बिक नहीं रहे तो क्या करेंगे? तो रेंट पे चढ़ा दिया, उससे रेंटल कमाया, वो कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे आपके दिमाग में गलत गलत सोच आने लगेगी। पीजीबीबी, द आंसर इज रॉन्ग, इट इज गोइंग टू बी एचपी। क्यों सर? क्योंकि एचपी से इनकम कमाना उसका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है लोधा का। लोधा का मेन सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? हाँ, लोधा का मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है बिल्डिंग बनाना और बेचना, उससे जो पैसा कमाता ना वो पीजीबीपी है। अब बिल्डिंग बनाने के बाद बिक नहीं रही है, तो टेम्पररी उसने क्या किया, ऊपर सारे फ्लैट्स को उसने लेट आउट करके रेंट कमा लिया, वो एचपी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एचपी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके स्पेसिफिक हेड बनाया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेके 27। बहुत बड़ा समंदर है ये सारा, कि कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी, ये अपने में बहुत बड़ा दुख है। लेकिन अब अगर एक अससी है, सुनो गौर से, जिसका काम क्या है मालूम, 12 महीने, उसने क्या किया मालूम, एक प्रॉपर्टी अक्वायर किया, प्रॉपर्टी अक्वायर करने के बाद उसने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, उसका काम ही है प्रॉपर्टी अक्वायर करके लेट आउट करके उससे रेंट कमाना, तो वो इनकम चले जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2015 में इन केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कि अगर एसएससी की सब्सटेंशियल इनकम अगर लेट आउट से है ना, तभी जाकर वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, नहीं तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चली जाएगी। मतलब अगर एसएससी की सब्सटेंशियल इनकम अक्वायर करना और लेट आउट करना, ये उसके आरटीआर के अंदर, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मैक्सिमम इनकम अगर ये एक्टिविटी करके आती है ना, तो उसकी इनकम कहां चले जाएगी? उसकी इनकम चले जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदरवाइज उसकी इनकम चले जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ये बोला गया इन दो केसेस के अंदर, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और रयाला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। Therefore, what comes under PGBP, what doesn't come under PGBP is a big, big, big black hole.
जैसे ब्लैक होल क्या है किसी को मालूम नहीं उसके अंदर क्या है, वैसे ये भी है, एक ब्लैक होल ही समझो इसको। क्या इसमें आएगा क्या नहीं आएगा, एक बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा घुस के कोई मतलब भी नहीं बनता प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि हर एक केस को आपको सेपरेटली असेस करना होगा। एवरी केस हैज टू बी असेस सेपरेटली। हर एक केस को आपको बराबर से देखना पड़ेगा कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है। आर यू क्लियर? ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। सेकेंड पार्ट, यहां पर सेकेंड पार्ट क्या था, अगर आप बोर्ड पे बराबर से देखो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया, अब मैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। सर प्रॉफिट्स एंड गेन्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, चलो देखते हैं। व्हाट विल कम इन प्रॉफिट्स एंड गेन्स। प्रॉफिट्स एंड गेन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले प्रॉफिट्स एंड गेन्स कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। देखो जैसे यहां पर देख सकते हो, आप देख रहे हो, द प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर सपोज टू बी रेवेन्यू इन नेचर। कैपिटल प्रॉफिट्स नहीं चलेगा, ठीक है, रेवेन्यू नेचर। कैपिटल प्रॉफिट सेक्शन 28 क्लॉज 1 में नहीं आ सकता है, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स लीगल इलीगल बिजनेस दोनों बिजनेस से आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर इलीगल बिजनेस का भी प्रॉफिट गवर्नमेंट गटक लेगी, पेट में डाल लेगी अपने? यस, गवर्नमेंट का पेट हजम कर लेता है लीगल इलीगल सब सब बिजनेस का प्रॉफिट। आप लीगल बिजनेस से कमाते हो तो भी टैक्स लेंगे, इलीगल बिजनेस से कमाते हो तो भी टैक्स लेंगे, उससे गवर्नमेंट के पेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट्स कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। प्रॉफिट्स रियल होना चाहिए, फिक्शनल प्रॉफिट नहीं चलेगा। रियल प्रॉफिट मतलब सेल कंसिडरेशन रियल, एक्सपेंसेस रियल, प्रॉफिट रियल, रेवेन्यू रियल, कॉस्ट रियल, तो प्रॉफिट रियल। नोशनल प्रॉफिट डीम प्रॉफिट नहीं चलेगा। तो सर हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं 44 एडी एक्सेट्रा, उसमें 8% लेते, 6% लेते, तो वो कैसे चलता है सर? वो चलता है क्योंकि वो ओवरराइडिंग सेक्शन है, क्योंकि 44 एडी जो है ना वो ओवरराइडिंग सेक्शन है। वो ऐसे शब्दों के साथ शुरू होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ। तब जाकर वो सेक्शन इस सेक्शन पे भारी पड़ जाता है, और फिर उसलिए वो सेक्शन के अंदर डीप प्रॉफिट कॉन्सेप्ट चल जाता है। ब्रैकेट में देखो इसलिए मैंने लिख के रखा हूं, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस। अगर लॉ को एक्सेप्शन क्रिएट करना है, लॉ ओवरराइड कर सकता है अपने पुराने सेक्शनों को। क्लियर है? अरे आर यू क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो प्रॉफिट्स कैसा होना चाहिए, दिमाग में रख लो 4 शब्द। रेवेन्यू होना चाहिए, लीगल इलीगल भी चलेगा, कैश और काइंड दोनों से कमा सकते हो, और रियल प्रॉफिट्स होना चाहिए, नोशनल प्रॉफिट नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कि प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, सुन लो अभी, कौन कमाएगा? द टर्म कैरिड ऑन बाय द एसएससी, मतलब क्या क्या एसएससी खुद करेगा पूरा का पूरा बिजनेस? क्योंकि देखो ओरिजिनल सेक्शन क्या बोलता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एन एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब क्या पूरा का पूरा बिजनेस हर हर चीज एसएससी करेगा? रोज सुबह क्लास आओ, शटर भी मैं खोलूं, हाँ, बच्चों को बुक्स भी मैं दूं, इंक्वायरी भी मैं लूं, पढ़ाओ भी मैं ही, बेंच भी मैं साफ करूं, जमीन भी मैं पोछूं, कलर भी मैं करूं, लाइट भी मैं लगाऊं, सब मैं करूं? ऐसा नहीं होता है दुनिया में। कंट्रोल तुम करो, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। तुम किसी और से करवाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम पूरा का पूरा बिजनेस आउटसोर्स कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज मीन बाय, इट इज मेंट बाय द टर्म कैरिड ऑन बाय एनी एसएससी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर करोगे तो चलेगा। पूरा साल करना जरूरी बिजनेस जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 365 दिन बिजनेस करते रहो, बिल्कुल भी नहीं। आप बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, कोई कोई बिजनेस 365 दिन नहीं चलते, अगर नहीं चलते तो कोई दिक्कत नहीं, 365 दिन किसने बोला आपको करने के लिए? आप कुछ समय के लिए करो तो भी काफी है, आप 10 दिन के लिए बिजनेस करो तो भी काफी है, इट्स ऑल फाइन, चलता है वो सब चीज, ठीक है। हाँ, एक बार ये पता चल गया कि आपकी इनकम बिजनेस इनकम में आती है, सेक्शन 28 आपने सेटिस्फाई कर दिया। कैसे सेटिस्फाई किया? कि आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन करते हो, उससे आप प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमाते हो। जो लीगल इलीगल बिजनेस किधर से भी आता है, कैश एंड काइंड कैसा भी चलेगा, रियल प्रॉफिट होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। और अगर आप उस बिजनेस को कंट्रोल करते हो, प्लस उस बिजनेस को आप थोड़े दिन भी अगर चलाते हो साल में, तो आप पीजीपीपी में आ गए। एक बार अगर आप पीजीपीपी में आ गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन कैसे करोगे? सेक्शन 29, सेक्शन 29 क्या बोलता है, कंप्यूटेशन की बातें करता है, चेक करो। सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट कंप्यूटेशन, दिख रहा है तुमको? बोलिए, मैं ऐसे बोलता रहूंगा, बोलिए, भले मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है तो भी। क्यों? क्योंकि वो एक फिर क्लासरूम का थोड़ा फील आ जाएगा, और कुछ नहीं। मैं पागल नहीं हूँ बोलने के लिए, बोलिए बोलिए करके। आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहा है? भाई मैं आप ही से बात कर रहा हूँ और किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं आपसे जब बात करूँ तो ऐसा लगे आपको भी क्या भाई ये बात कर रहा है हमसे, ठीक है। ठीक है, तो ये हाउ टू कंप्यूट पीजीपीपी इनकम, पीजीपीपी इनकम को कंप्यूट कैसे करने का, ठीक है। ये सेक्शन 29 में लिखा गया है। सेक्शन 29 क्या बोलता है, बहुत ही प्यारा आंसर देता है। बोलता है सेक्शन 30 से 43 डी पढ़ लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ये कोई आंसर है? हाँ,
हाउ टू कंप्यूट पीजीपीपी इनकम, तो बोलता है सेक्शन 30 से लेकर 43 पढ़ लो, अपने आप आ जाएगा आपको कैसे कंप्यूट करने का पीजीपीपी इनका। अरे बाप रे, ये क्या नाटक है इनका, बता नहीं सकते, खुल के नहीं बता सकते। देखो पीजीपीपी इनकम कंप्यूट करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पीएनएल बनाना पड़ेगा। बिकॉज बिना पीएनएल के आप बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम निकाल ही नहीं सकते हो। आप कैसे निकालते हो बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, एक पीएनएल होता है आपके सामने, उसका नेट प्रॉफिट लेते हो, फिर उसमें एडलेस करते हो, तो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आ जाती है, बराबर। तो उसके लिए एक पीएनएल भी तो बनाना पड़ेगा, तो अब वो पीएनएल कैसे बनाऊं मैं, वो लिखा गया है सेक्शन 145 के अंदर, 145 सब सेक्शन 1 के अंदर। यहां पर देखो, अगर आप पीजीपीपी या आईएफओएस में से किसी भी हेड में हो, तो आपके पास ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, या तो कैश फॉलो करो या मर्केंटाइल दैट इज अक्रूवल सिस्टम, जो भी फॉलो करने का, लेकिन रेगुलरली फॉलो करने का। दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक फॉलो करो, रेगुलरली करो। कैश फॉलो करना है कैश फॉलो करो, मर्केंटाइल फॉलो करना है मर्केंटाइल फॉलो करो, लेकिन रेगुलरली फॉलो करो, हर साल इधर उधर स्विच नहीं करने का, ठीक है सर। उसके बाद बोला है कि अगर आप मर्केंटाइल फॉलो करते हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब आप कौन से फॉलो करोगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब नहीं चलते हैं, अब सीबीडीटी के खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बाय द नेम कॉल्ड एज आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। आई होप यू नो दैट। तो पहला सबसेक्शन क्या बोलता है, अगर आपको इनकम कंप्यूट बुक्स मेंटेन करना है तो आप कैश सिस्टम पे मेंटेन करो या मर्केंटाइल सिस्टम, दोनों चल जाएगा। और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा सबसेक्शन बोलता है अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तो आपको फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करने पड़ेंगे जो आईसीडीएस में बोले गए। और तीसरा सबसेक्शन क्या बोलता है मालूम, वो असेसमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने सबसेक्शन 1 और 2 नहीं फॉलो किया, नहीं किया फॉलो, तो आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा, जो बहुत ही भयंकर किस्म का असेसमेंट होता है। देखो दो तीन चार किस्म के असेसमेंट है मार्केट में, एक बेस्ट जजमेंट, एक रेगुलर असेसमेंट, एक इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है भयंकर है, बेस्ट जजमेंट भयंकर है, रेगुलर असेसमेंट नॉर्मल है, उसमें नॉर्मल असेसमेंट होगा। तो अगर आपने ये सब सेक्शंस फॉलो नहीं किए, इसको वायलेट किया, मतलब बुक्स रेगुलरली मेंटेन नहीं किया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीडीएस के तौर हिसाब से नहीं फॉलो किया, तो अब हमको क्या कर देंगे, हम आपको 144 दैट इज बेस्ट जजमेंट में ढकेल देंगे ऐसा असेसिंग ऑफिसर के ऊपर, ठीक है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। क्लियर। एंड देन कम्स, अब पूरा चैप्टर अपना क्या है, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन था, चैप्टर अभी शुरू होगा थोड़ी देर में। पूरा चैप्टर हमारा किस पे डिपेंडेंट है, 30 से 43D। 30 से 43D में क्या है, मेजरली डिडक्शंस है और डिसअलावेंसेस है, ये दो ही चीज है। कुछ डिडक्शंस है जो आपको मिलेंगे कंप्यूटिंग पीजीपीपी इनकम, कुछ डिसअलावेंसेस है जो आपको डिसअलाउ करने हैं कंप्यूटिंग पीजीपीपी इनकम। मतलब जब आप पीजीपीपी इनकम कंप्यूट करोगे तो ये सारे डिडक्शंस और डिसअलावेंस आप क्या करोगे, आप सारे के सारे डिसअलाउ कर दोगे, और कुछ डिडक्शन जो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वो सारे के सारे आप अलाउ कर दोगे, अपने पीएनएल से लेस कर सकते हो। तो एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना है अपने को, और क्या, ठीक है। तो यहां तक एक बार आप चाहिए तो देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार यहां तक देख लो आप लोग। जब भी मैं आपको बोलूं कि पढ़ लेना, ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू पॉज एंड देन रीड, क्योंकि हम लोग क्लास में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि उससे आपका ही समय बचेगा ना। हम लोग को दो चीजों के बारे में मेनली पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, एक डिडक्शंस, दूसरा डिसअलावेंस। अब डिडक्शंस कहां पर दिए गए, सेक्शन 30 से 37 के बीच में डिडक्शंस दिए गए। अब सारे डिडक्शंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक 30 से 36, दूसरा 37। फर्क क्या है सर में, 30 टू 36 जो डिडक्शंस है ना आपके, जो 30 टू 36 में, ये सारे स्पेसिफिक डिडक्शंस है। स्पेसिफिक मतलब ये डिडक्शंस नाम के साथ आएंगे, नाम मतलब ये रेंट है, ये डेप्रीसिएशन है, ये बैड डेट्स एक्सेट्रा, नाम के साथ। और जो 37 है ना, वो नाम के साथ नहीं आएगा, वो जनरल डिडक्शन है। मतलब अगर 30 टू 36 में आपका केस कवर नहीं होता है किसी कारण की वजह से, तो आप 37 में आ जाओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर। तो बेस्ट क्या होगा कि आप 30 टू 36 में अपने आप को कवर करवा लो। अगर नहीं कवर हो पाता है आपका केस, तो आप 37 में तो आ ही सकते हो हमेशा, वो ऑप्शन हमेशा आपके सामने तो रहने ही वाला है, ठीक है। तो अब 30 टू 36 के अंदर क्या है, सबसे बड़ा समंदर 30 टू 36 ही है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शंस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शंस आपको यहीं पर देखने मिलने वाले, देखो जरा 30 टू 36 दिख रहा है आपको, कितने डिडक्शंस है, देखो ये मैं इरेजर से जरा हटा देता हूँ, देखो कितने डिडक्शंस है 30 टू 36 में, भर भर के डिडक्शंस डाल के रखे हैं, कम से कम 15 20 25 डिडक्शंस है, ठीक है। अब इसमें भी दो कैटेगरी है बेटा, अगर आप इसको केयरफुली एनालाइज करो तो, एक जो सबके लिए अवेलेबल है और एक जो सेक्टर वाइज अवेलेबल है। मतलब क्या हुआ,
देखो 32-36 की जो ब्रॉड कैटेगरी है वो क्या है कि इन सब का नाम है, अपने नाम है खुद के। 37-1 जनरल है, जो कहीं नहीं आता वो आ जाएगा। अब 32-36 में फर्दर कैटेगरी क्या है? एक कैटेगरी ऑफ डिडक्शन सबको मिलते हैं, सबको मतलब हर एक बिजनेस करने वाले को मिलेगा, हर एक प्रोफेशन करने वाले को मिलेगा। और एक कैटेगरी ऑफ असेट जो है, डिडक्शन जो है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को मिलेगा। मतलब अगर आप टेलीकॉम सेक्टर हो तो ही मिलेगा, मतलब अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो ही मिलेगा, मतलब अगर आपसे हॉस्पिटल बनाते हो तो ही मिलेगा, होटल बनाते हो तो ही मिलेगा। तो वो सेक्टर वाइज डिडक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने को एक एक करके सबके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली विच इज द फर्स्ट डिडक्शन विच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, एंड दैट इज सेक्शन 32। हम लोग आज सबसे पहले बात करने वाले सेक्शन 32 के बारे में, ठीक है। सेक्शन 32 क्या है सर? डेप्रीसिएशन। सर इसके नीचे जो भाषण है वो, उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं बाद में लिखूंगा, मैं बाद में बात करूंगा। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख के भी रखा हूँ सी लेटर। क्या है सर ये? आप एक बार बता तो दोगे? यस। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं एक बार उसको बता दूंगा, उसका ओवरव्यू दे दूंगा एग्जैक्टली ये क्या है। ये है स्पेशल चार्जिंग सेक्शन। मैंने आज के लेक्चर में शुरुआत में आपको बताया कि चार्जिंग सेक्शन भी दो कैटेगरी के, एक जनरल एक स्पेशल। तो ये है स्पेशल चार्जिंग सेक्शन। स्पेशल चार्जिंग सेक्शन वाला कैटेगरी है जिसके बारे में अभी बात करके मतलब नहीं है। आज हम लोग फिलहाल जनरल चार्ज पे ही रुकते हैं, स्पेशल चार्ज आने पढ़ने का समय आगे जाकर जरूर आएगा, ठीक है। आज पढ़ेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। आज हमारा मेन टारगेट क्या है? आज हमारा मेन टारगेट है सेक्शन 32, डेप्रीसिएशन पे अपने को धावा बोलने का है आज। धावा बोले, धावा बोलिए। धावा बोलते हैं डेप्रीसिएशन के ऊपर, ठीक है। सेक्शन 32, शैल वी स्टार्ट? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स आर फर्स्ट डिडक्शन, दैट इज द बिगेस्ट डिडक्शन आउट ऑफ ऑल। अगर आपको पूरे इनकम टैक्स लॉ में अगर सबसे बड़ा डिडक्शन अगर कोई देखना है तो वो ये है। इससे बड़ा डिडक्शन पूरे इनकम टैक्स लॉ में और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब लिटरली कोई भी नहीं। डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन चार किस्म के होते हैं, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो। एक है नॉर्मल डेप्रीसिएशन, एक है एडिशनल डेप्रीसिएशन, एक है टर्मिनल डेप्रीसिएशन और एक है एसएलएम डेप्रीसिएशन। अब ये जो तीसरा और चौथा डेप्रीसिएशन है ना, वो हर एसएससी के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग एसएससीज के लिए, ठीक है। तो ये तीसरे और चौथे के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग आज सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ये पहले वाले डेप्रीसिएशन के बारे में, दैट इज द नॉर्मल डेप्रीसिएशन अंडर द नॉर्मल स्कीम, ठीक है। दैट इज अ ब्लॉक स्कीम। ब्लॉक कॉन्सेप्ट के अंदर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब डेप्रिसिएशन हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखो ये दिख रहा है बोर्ड पे आपको, सिर्फ इसके बारे में, दूसरे किसी से हमको कोई लेना देना नहीं है आज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करना है, ठीक है। देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए अपने में बहुत सारे कंडीशंस है। अब वो सारे कंडीशंस एक एक करके आपको जानना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला कंडीशन क्या है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करने का सबसे पहला कंडीशन है कि आपको ओनर होना पड़ेगा। ओनरशिप के बगैर आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते हो। जब तक आप असेट के ओनर नहीं हो, जब तक ये मोबाइल फोन है, अगर मैं इसका ओनर नहीं हूं तो मैं उसका डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकता हूं, ठीक है। तो ओनर बनने के लिए अभी ओनर का क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओनर? क्या ओनर वर्ड इनकम टैक्स लॉ में डिफाइंड है? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स लॉ में ओनर शब्द डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब अब मैं ओनर को कैसे समझू, कहां से उसका डेफिनेशन ढूंढूं? तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा इन द केस ऑफ मैसूर मिनरल्स लिमिटेड, जो 1999 1999 में आया था। तो ये केस लॉ क्या बोलता है? ये केस लॉ बोलता है ओनर मींस बेनिफिशियल ओनर एंड नॉट लीगल ओनर। लीगल ओनर को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है ओनर का मतलब होता है बेनिफिशियल ओनर, जो अगर असेट से फायदा उठाता है वो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा और वही डेप्रिसिएशन एलिजिबल क्लेम करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लीगैलिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप लीगल ओनर है या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप बेनिफिशियल ओनर हो या नहीं हो उससे फर्क पड़ता है। अब सर बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक एसएससी है, उसने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, या एक घर खरीदा या एक ऑफिस खरीदी। उसने एक ऑफिस खरीदी, उसके खरीदने के बाद उसने उसको सामने वाले को पैसा दिया, उसने सारे प्रोसीजर्स पूरे कर दिए और उसने बिजनेस के लिए ऑफिस को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऑफिस खरीद लिया, ऑफिस के लिए पैसा दे दिया, बिजनेस के लिए यूज करना भी शुरू कर दिया, लेकिन ऑफिस का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाया। तो जस्ट बिकॉज ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिस उसकी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना तो एक लीगल प्रोसीजर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन द केस ऑफ मैसूर मिनरल्स लिमिटेड दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द बेनिफिशियल ओनर एंड नॉट द लीगैलिटी। लीगल प्रोसीजर्स आप बाद में करते बैठना, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर सेक्शन हैज टू, दिस पर्टिकुलर केस लॉ हैज टू से। उसके बाद अगर आप लीज पर असेट किसी को देते हो तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? अगर मैं किसी को असेट लीज पर देता हूं तो डेप्रिसिएशन लेसर क्लेम करेगा। हमेशा याद रखना, सीबीडीटी का सर्कुलर है 2001 का।
अगर हायर परचेज पर मैं किसी को असेट देता हूं, अगर मैं आपको हायर परचेज पर असेट दे रहा हूं यूज करने के लिए, तो उस केस में सीबीडीटी ने 1943 में एक सर्कुलर लाया था जिसमें बोला था हायर परचेजर, मतलब अब आप क्लेम करोगे डेप्रिसिएशन एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस लॉ है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल एनालिसिस देता हूं, आईसीडीएस वर्सेस सीआईटी। एग्जैक्टली इस केस लॉ में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। एक एसएससी है, वो एनबीएफसी है, उसका नाम है आईसीडीएस। एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो एनबीएफसी की तरह काम करती है। अब इस एनबीएफसी का क्या काम है, बहुत सारे काम है, जैसे लोगों को लोन वोन देना एक्सेट्रा। उसके बीच में ये एक और काम करता है, वो है लोगों को गाड़ियां लीज पर देना। लीज पर गाड़ी देता है, लेकिन अब ये कैसा लीज पे गाड़ी देता है, लॉन्ग टर्म लीज पर। सपोज आप एक कस्टमर हो, मेरे पास आओगे, मैं बोलूंगा, आप मेरे पास आओगे और बोलोगे मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं पूछूंगा कितने समय के लिए चाहिए, आप बोलोगे मुझे एक दिन के लिए चाहिए, लोनावला जाना है, ठीक है, इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए। मैं बोलूंगा मैं हम लोग ऐसा एक दो दिन के लिए गाड़ी लीज पर नहीं देते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म लीज पर देते हैं। तो अब आप मेरे पास आते हो, बोलते हो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे 3 साल के लिए गाड़ी चाहिए, तो मैं आपको 3 साल के लिए गाड़ी दूंगा। कौन सी गाड़ी दूंगा, जो गाड़ी आप मुझे बोलोगे, जो कार आप मुझे बोलोगे वही कार मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अब सुनो जरा इसमें कैसा बिजनेस मॉडल कैसा है, पहले वो समझिए। आप मेरे पास आओगे, कार मांगोगे, कितने साल के लिए, सिर्फ 3 4 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप जो भी कार बोलोगे ना, मैं मार्केट में जाऊंगा, वो गाड़ी खरीदूंगा, आई विल बाय दैट पर्टिकुलर कार, एंड आफ्टर आई बाय दैट कार आई विल गिव दैट कार ऑन लीज टू यू। मैं वो आपको कार लीज पर दे दूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कि फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब मैं आपके लिए गाड़ी खरीदूंगा, मैं आपको गाड़ी लीज पे दूंगा, तो गाड़ी पे नाम किसका होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे नाम किसका होगा, कस्टमर का होगा। क्यों सर, गाड़ी तो आपने खरीदी, आप तो उसको सिर्फ लीज पे दे रहे हो, तो भी कस्टमर का नाम होगा। यस, ये रिक्वायरमेंट है ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या बोलता है, जो मोटर व्हीकल का एक्ट है, कानून है, वो बोलता है कि अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म बेसिस पर लीज पे व्हीकल देते हो ना, तो आपको वो व्हीकल का नाम कस्टमर के नाम पे ही रखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कस्टमर के नाम पे करना जरूरी है। आप अपने नाम पे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, बस फैक्ट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने गाड़ी आपको दिया, आपके नाम पे कर दिया, आप मुझे लीज रेंटल देते हो हर महीने से 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक। अब मैंने क्या किया, क्योंकि गाड़ी मैंने खरीदा, मैंने आपको लीज पे दिया, तो मैंने गाड़ी का डेप्रिसिएशन क्लेम किया। कौन, लेसर ने। असेसिंग ऑफिसर बोलता है नहीं दूंगा। मैंने बोला क्यों, बोला दो रीजन। पहला रीजन, गाड़ी आप यूज नहीं कर रहे हो, गाड़ी को यूज करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा रीजन, आप गाड़ी के ओनर नहीं हो। गाड़ी का ओनर पेपर पे नाम किसका लिखा है, कस्टमर का। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, सुप्रीम कोर्ट बोला एसएससी को डिडक्शन मिलेगा, मतलब लेसर को डिडक्शन मिलेगा। रीजन बीइंग, लेसर दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहला कंडीशन क्या, लेसर यूज कर रहा है, हाँ यूज कर रहा है। यूज का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी खुद चलाने का, यूज का मतलब ये है कि बिजनेस में यूज करने का। अब ये जो बंदा लीज पर गाड़ी देता है, उसका यूज क्या होता है, गाड़ी चलाना यूज होता है कि गाड़ी भाड़े पर चढ़ाना यूज होता है। गाड़ी भाड़े पर चढ़ाना उसका यूज है, गाड़ी चलाना उसका यूज नहीं है। ये चीज दिमाग में रखिए, कॉमन सेंस वाली बात है यार। use does not mean the actual usage by the assessee himself. Use means it should be used in the course of the assessee's business. And what is the assessee's business, assessee's business is to lease out, and in that process a person will only lease out, will not drive car himself. Second condition, क्या assessee owner है, the answer is yes। सामने वाले का रजिस्ट्रेशन में नाम क्यों लिखा, वो तो मोटर व्हीकल एक्ट का रिक्वायरमेंट है भाई, मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मोटर व्हीकल एक्ट कल निकाल दे तो मैं रजिस्ट्रेशन में अपना नाम खुद का लिखूंगा। वो मोटर व्हीकल एक्ट वालों ने बोला है कस्टमर का नाम लिखो, इसलिए मैंने लिखा, नहीं तो मेरे को कोई खुद से कोई इच्छा नहीं है। जब लेसर और लेसी का अग्रीमेंट देखा गया ना, उसमें खुद लिखा था कि ओनर लेसर है, उसमें खुद लिखा है कि 5 साल के बाद गाड़ी वापस करेगा, तू समझा, तू ओनर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब सफिशिएंट एविडेंसेस है to tell that the lessor is the owner and he is using the asset and therefore he should get the depreciation. This is a beautiful judgment which the Supreme Court has given around 7, 8, 9 years back in 2012. ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको सिर्फ ओनर बनने से कुछ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको असेट को क्या करना पड़ेगा, यूज भी करना पड़ेगा। यूज 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 यूज, ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यूज का मतलब क्या, यूज मतलब एक्टिव यूज, पैसिव यूज दोनों कवर है। एक्टिव यूज मतलब जो रेगुलरली आप बिजनेस में यूज करते हो, जैसे ये पेन, ये एक्टिवली यूज हो रही है ना क्लास के लिए मुझे भी। अब एक पेन मैंने पीछे रखा हूं, कभी ये नहीं चली तो वो पेन से यूज करूंगा, तो वो पैसिव यूज है, इमरजेंसी पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं पैसिव यूज। क्लियर है सबको, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रीजन की वजह से यूज नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपने मशीनरी खरीद के लेकर आ गए, अब मशीनरी में रॉ मटेरियल डालने के लिए मार्केट में रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, तो मशीनरी तो लाके खरीद के लाके रख दिया फैक्ट्री में, लेकिन रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है फैक्ट्री से,
मार्केट से, तो अब आपकी क्या गलती है उसमें? क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा डेप्रिसिएशन का? द आंसर इज यस, मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ बहुत क्लियरली, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ फास्ट ट्रैक बैच, कि आप लोग जो भी लेक्चर सुनोगे ना रोज, से आज हम लोग ने थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन सपोज आज खत्म कर दिया, ठीक है, पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा आज, लेकिन जितना भी खत्म किया, आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, रिविजन वीडियो देखो। का रिवीजन वीडियो डाल दिया आपने? डाल दिया है। मई 22 का, नवंबर 22 का, दोनों का रिवीजन वीडियो डाल दिया है, ठीक है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके उसका लिंक ले लेना। हाँ, पहले कुछ चीजें मेरे को आप बोल देना आज कि आपको कौन सी चीजें कहाँ से मिलेगी। सबसे पहले तो आपको सारे रिवीजन वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है सर? ये आरिश खान। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे ऊपर एक चैनल मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट नाम आपको बता देता हूँ। सी आरिश खान डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक चैनल भी है इस पर और एक ग्रुप भी है इस पर। ग्रुप काय के लिए है? डाउट सॉल्विंग। और चैनल काय के लिए? सब वीडियोस वीडियोस डालने के लिए चैनल है। और ग्रुप क्यों है? डाउट सॉल्विंग के लिए, ठीक है। क्लियर है? ये कुछ चीजें आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें समय पे मिलती रहे, ठीक है। क्लियर है? कमिंग बैक टू द डिस्कशन। तो अब तक हम लोग ने क्या डिस्कशन किया? डिस्कशन ये किया कि ओनर होना जरूरी है डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। ओनर मींस बेनिफिशियल ओनर, लीगल ओनर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकम टैक्स में। सेकंड, लेसर के केस में, लीज के केस में लेसर क्लेम करेगा, हायर परचेज के केस में हायर परचेज जर, सामने वाला बायर। और इसके केस में बोला गया था कि भाई जो लेसर है वो गाड़ी का ओनर भी है और गाड़ी को यूज भी कर रहा है, ठीक है। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रीजन की वजह से आप नहीं यूज कर पा रहे हो तो भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बढ़ो आगे। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट। जैसे कि आप यहां देख सकते हो फर्स्ट पेज पे, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन व्हाट बेसिस? ब्लॉक स्कीम। बराबर, आप देख सकते हो ब्लॉक स्कीम पे आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है। ब्लॉक स्कीम क्या होता है? बहुत ही भयानक स्कीम है ब्लॉक। ब्लॉक स्कीम में क्या होता है? इनकम टैक्स ने सारे असेट्स की बहुत सारी कैटेगरी बना के रखी है, ठीक है। आपको बस चेक करना है आपका केस उस कैटेगरी में फिट होता है कि नहीं। तो इनकम टैक्स ने सारे असेट्स की कैटेगरी बना दी है। जैसे चार कैटेगरी बनाई है, टेंजिबल असेट की और एक इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट में चार कैटेगरी, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये चार टेंजिबल असेट की कैटेगरी। इंटेंजिबल में कोई कैटेगरी नहीं है, इंटेंजिबल अपने में एक कैटेगरी है। तो आप बोल सकते हो टोटल पांच कैटेगरी है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड इंटेंजिबल, ठीक है। तो अब उनका डेप्रिसिएशन कैसे होगा? ब्लॉक के हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। ब्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ असेट, सारे प्लांट एंड मशीनरी एक साथ, सारी बिल्डिंग एक साथ, सारे फर्नीचर एक साथ, सारे इंटेंजिबल असेट्स एक साथ। लेकिन उसमें भी एक कैच है, ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सारे प्लांट एंड मशीनरी एक साथ, ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सारे से फर्नीचर एक साथ, ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सारे बिल्डिंग एक साथ। ये गलत है बोलना। सबको एक साथ कब डालो? जब उनके रेट सेम है। अगर प्लांट एंड मशीनरी में मल्टीपल रेट्स है, 15% भी है, 20% भी है, 30% भी है, 40% भी है, तो आप सबको मर्ज नहीं कर सकते हो। रेट भी सेम होना जरूरी है। अगर आपके बिल्डिंग में 5% वाली बिल्डिंग भी है, 10% कैटेगरी वाली बिल्डिंग भी है, 40% कैटेगरी वाली बिल्डिंग भी है, तो आप सबको मर्ज नहीं कर सकते हो। आपको 10% वाली बिल्डिंग एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा, 5% बिल्डिंग वाला सेपरेट ब्लॉक बनेगा, 40% बिल्डिंग वाला सेपरेट ब्लॉक बनेगा। उसी तरीके से मशीनरी में 15% वाली प्लांट एंड मशीनरी अलग ब्लॉक है, 20% वाली अलग ब्लॉक है, 30% वाली अलग ब्लॉक है, 40% वाली अलग ब्लॉक है। तो यहां पर देख सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या रेट है सर, एक सेकेंड। बाय डिफॉल्ट क्या रेट है? बाय डिफॉल्ट देखो कैटेगरी ऑफ असेट्स, गौर से देख लेना, ठीक है, एक सेकंड। कैटेगरी ऑफ असेट्स क्या है बाय डिफॉल्ट? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, दिख रहा है आपको? यस, ये प्लांट है, ये मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। बाय डिफॉल्ट इनका रेट क्या है? 15%, 15% प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग 10%, इंटेंजिबल असेट 25%। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है तो आप ये रेट लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। प्लांट मशीनरी के लिए 15%, बिल्डिंग के लिए 10%, फर्नीचर के लिए 10%, दैट्स इट। लेकिन क्वेश्चन में अगर
स्पेसिफिकली कुछ चीजें लिखी गई है, जैसे नीचे मल्टीपल रेट्स है। अब मैं बिल्डिंग के मल्टीपल रेट्स आपको बताता हूँ, पहले बिल्डिंग के बताता हूँ, ठीक है। बिल्डिंग में 3 रेट है, बाय डिफॉल्ट 10%, लेकिन अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना तो 5%। देखो, और अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो 40 तक का। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? तो बिल्डिंग में 3 रेट्स हो गए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बिल्डिंग 10%, लेकिन अगर बिल्डिंग लिखा है ये तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%। ये तो अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर है, कुछ दिनों बाद तोड़ देने वाले या कुछ सालों बाद तोड़ देने वाले, तो 40% रेट है उसका, ठीक है। फर्नीचर की कोई कैटेगरी है? फर्नीचर की कोई कैटेगरी नहीं है। फर्नीचर की सिर्फ एक ही कैटेगरी है, 10%, दैट्स इट। प्लांट एंड मशीनरी, यस, इसकी ढेरों कैटेगरी है जो एक एक करके आप नीचे देख सकते हो। अभी क्या कैटेगरी है सर प्लांट एंड मशीनरी की? अब आराम आराम से एक एक चीज देखना आप। बाय डिफॉल्ट प्लांट एंड मशीनरी 15%, लेकिन अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी मोटर कार है, मोटर कार, कौन सी मोटर कार? मोटर कार इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। देखो, बाय डिफॉल्ट मोटर कार भी प्लांट एंड मशीनरी, और मोटर कार प्लांट एंड मशीनरी, तो मोटर कार का भी परसेंटेज 15% ही होएगा, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन अगर आपकी मोटर कार इज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, से आपका बिजनेस है उबर, ओला, तो वो आप दिन भर हायर पे चलाते रहते हो, आपका काम ही गाड़ी चलाना है, तो उसमें आपको 30% का डेप्रिसिएशन रेट है। 30% का डेप्रिसिएशन रेट है। तो दो कैटेगरी, एक 15%, एक 30%। तो बाय डिफॉल्ट 15% मोटर कार, लेकिन इफ द बिजनेस इज ऑफ रनिंग देम ऑन हायर देन 30%। क्लियर? अब उसमें भी एक कैटेगरी है कि अगर किसी ने मोटर कार खरीद के यूज किया बिटवीन अ पर्टिकुलर डेट, जो बोर्ड पे लिखी हुई है, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, इस डेट के बीच में अगर किसी ने मोटर कार खरीदा और यूज किया, खरीदा और यूज किया इस पीरियड के बीच में, तो उसको 15% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। दैट इज, जिसको 15 मिलता है उसको 30% रेट मिलेगा, और जिसको 30% रेट है उसके लिए 45% हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस पीरियड में एक टेम्पररी बूम देने के लिए, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री रिसेशन में जा रही थी कोविड के पहले, तो कोविड के पहले क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री ठप हो रही थी, गवर्नमेंट ने उनको एक एनकरेजमेंट देने के लिए डेप्रिसिएशन रेट बढ़ा दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अभी मोटर कार के कितने रेट है? 15% भी है, 30% भी है, 45% भी है। 15 का भी नॉर्मली, 30 का भी जब आप अपनी मोटर कार इन द रनिंग ऑफ बिजनेस ऑन हायर, वो बिजनेस में चलाते हो, तो 30%। और एक्स्ट्रा 15% का भी जब आपने इस पीरियड के बीच में खरीदा है, तो एक्स्ट्रा 15%। कंप्यूटर कितने पे डेप्रिशिएट होता है सर? कंप्यूटर इज डेप्रिशिएटेड एट 40%। उसके पेरिफेरल्स आर आल्सो डेप्रिशिएटेड एट 40%। इसके ब्रैकेट में जो लिखा है वो बाद में देखेंगे इंटरनेशनल टैक्स के अंदर। मोबाइल फोन ईपीबीएक्स ऑल आर डेप्रिशिएबल एट 15%, 15%, 15%। ईपीबीएक्स क्या होता है सर? वो ऑफिस में वो जो होता है ना टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जो तुम्हारा पूरा का पूरा नेटवर्क, हर एक डेस्क पे एक टेलीफोन होता है, उसको बोलते हैं ईपीबीएक्स। जहाँ रिसेप्शन से आपके डेस्क पे कॉल आएगा एक्सेट्रा, आप रिसेप्शन में कॉल कर सकते हो, उसको ईपीबीएक्स बोलते हैं, वो पूरे टेलीकॉम सिस्टम को। क्लियर है? नेक्स्ट, विंडमिल, प्रोफेशनल बुक्स, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट। विंडमिल, प्रोफेशनल बुक, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ 40% पे टैक्स होता है। सॉरी, टैक्स नहीं होता है, डेप्रिशिएट होता है। और शिप्स कितने परसेंट पे डेप्रिशिएट होती है? 20% पे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट क्लियर? बोलिए। ये मल्टीपल रेट्स है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप 15 15 10 10 ले लो। इंटेंजिबल एसेट 25%। सर इंटेंजिबल एसेट में गुडविल नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा, उस पर बात करेंगे बाद में जाके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस एक्ट 21 में इंटेंजिबल एसेट से गुडविल को बाहर फेंक दिया है, पहले था, अब गवर्नमेंट ने उसको बाहर फेंक दिया है। गुडविल इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ। लास्ट ईयर तक था, पिछले साल तक गुडविल वॉज इंटेंजिबल एसेट और उस पर डेप्रिसिएशन आपको मिलता था, लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 21 में ये आपका पहला अमेंडमेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2022 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका पहला अमेंडमेंट ये है कि गुडविल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन नाउ। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल रेट्स है। अब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के और भी अजीब फंडे। क्या अजीब फंडे? सुनो गौर से। ये अजीब फंडा है कि अगर कोई असेट, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, आपने खरीदा, कभी खरीदा, फॉर एग्जांपल करंट ईयर में खरीदा, प्रीवियस ईयर 21 22 हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट प्रीवियस ईयर है, और असेसमेंट ईयर 22 23 हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है। ये चीजें दिमाग में अच्छे से घुसेड़ लो, ये एग्जाम के लिए आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है, ये भूलना मत। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब गौर से सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना कि सपोज आपने प्रीवियस ईयर 21 22, ठीक है, आपने असेट परचेज किया और फिर यूज किया, कितने दिन से कम? 180 दिन से कम यूज किया।
तो जो भी आपका डेप्रिसिएशन का रेट है ना वो हाफ हो जाएगा, सिर्फ उसी साल के लिए, अगले साल के लिए नहीं। अगले साल आप नॉर्मल रेट, मतलब 15% है तो वो कट हो जाएगा, वो आ जाएगा 7.5%। मतलब 20% है तो वो कट हो जाएगा, वो हो जाएगा 10%। सिर्फ इसी साल के लिए, अगले साल से आपको वापस 15, वापस 20% मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है पता है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों से गलती होती है। ये कंडीशन तब एप्लीकेबल है कि डेप्रिसिएशन तेरा आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा कर देंगे। ये तब एप्लीकेबल है जब आप परचेस एंड यूज, ये दोनों के दोनों काम सेम फाइनेंशियल ईयर में करते हो, ठीक है, तो ही ये 50% होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने परचेस 2021-22 में किया, गौर से सुनना मेरी बात अभी, ठीक है, 2021-22 में परचेस किया और सेम ईयर में यूज नहीं किया, अगले साल यूज किया, यूज अगले साल किया, कभी 22-23 में, और इस साल अगर आपने 180 डेज से कम भी यूज किया ना, कम भी यूज किया ना, तो भी आपका इस साल, अगले साल जो डेप्रिसिएशन होएगा ना वो हाफ नहीं होएगा, वो आपको फुली मिलेगा। तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जो हाफ का क्राइटेरिया है ना, ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है पता है, अगर मैं जिस साल में खरीदता हूं उसी साल में मैं उसको यूज करना भी चालू कर देता हूं, और उसी साल में, अगर जिस साल में खरीदता हूं उसी साल में उसको अगर मैं 180 दिन से कम यूज करता हूं तो हाफ होएगा। जिस साल में खरीदा उसी साल में अगर मैंने उसको 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया तो मेरे को उसी साल पूरा भी मिलेगा। मतलब अगर मैंने से अगर जनवरी में खरीदा और फरवरी में यूज करना चालू किया तो मेरे को उसी साल उसका हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर मैंने जनवरी में खरीद के नेक्स्ट ईयर जनवरी में यूज करना चालू किया तो नेक्स्ट ईयर मेरे को हाफ नहीं मिलेगा, मेरे को फुल मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऐसा मैं काय को बोलता हूं, ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि लॉ में क्या लिखा है देखो, इट बिकम्स हाफ व्हेन डेप्रिसिएशन रेट बिकम्स हाफ, इट बिकम्स हाफ, it becomes half when an asset is acquired and put to use in that previous year for less than 180 days. If you acquire an asset and if you put to use that asset in that previous year for less than 180 days, then it becomes half. I hope it is clear to you. Is it clear? So इसीलिए if an asset is acquired in 1 year but put to use for less than 180 days in the next year, आपने इस साल अक्वायर करके नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एग्जाम के लिए, पहले बोल रहा हूं केयरफुल रहना। आपने अक्वायर इस साल किया और अगले साल 180 दिन से कम यूज किया, देन इट वोंट बिकम हाफ इन द नेक्स्ट ईयर, इट वोंट बिकम हाफ इन द नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल हाफ नहीं होगा, नहीं होगा वो अगले साल हाफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। यहां पर अगर मैं आऊं तो गौर से देखो जरा, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। सर ये हमारा, ये जो चार शब्द है सर, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, सर ये सब कुछ डिफाइंड है क्या सर लॉ में? ठीक है, चलो ट्राई टू, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये लॉ में डिफाइंड है? 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 क्या ये लॉ में डिफाइंड? आर दीज टर्म डिफाइंड इन द लॉ? एंड द आंसर इज नो, नो, नो एंड यस। ये चारों में से सिर्फ एक शब्द डिफाइंड है, दैट इज प्लांट। प्लांट डेफिनेशन गवर्नमेंट ने डाला है लॉ में, ठीक है। ये एक ही चीज डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्लांट एक बहुत जनरल टर्म है। कोई सर फिरे लोग कुछ भी सोचना चालू कर देंगे, प्लांट मतलब पत्ते, फूल। अरे भाई ऐसा मत सोचो भाई। अरे पहला मतलब तो वही आता है ना अपनी डे टू डे लाइफ में भी। अगर मैं तुमको पूछूं, सपोज आप में से किसी का नाम है आयुष, आयुष प्लांट का मतलब बता, तो सर वो पत्ता सर, ग्रीन कलर का। अरे ऐसा थोड़ी होता है, इनकम टैक्स में ग्रीन कलर के पत्ते से प्लांट को क्या लेना देना है? इनकम टैक्स में प्लांट का डेफिनेशन अलग है। क्या आएगा? प्लांट इंक्लूसिव डिफाइंड है। प्लांट में शिप आता है, व्हीकल आता है, एयरक्राफ्ट, सॉरी, व्हीकल, साइंटिफिक अपैरेटस, सर्जिकल इक्विपमेंट, शिप्स, व्हीकल्स, ये सब प्लांट है। बुक्स भी प्लांट है इनकम टैक्स में। बुक्स को, प्रोफेशनल बुक्स भी प्लांट माना जाएगा। मशीनरी तो नहीं बोल सकते ना, बुक्स में क्या मशीन है? देखो बुक्स को अगर आपको कहीं फिट करना है तो आपको ये चार में से कहीं ना कहीं तो बुक्स को फिट करना पड़ेगा। आप बुक्स को आप क्या बोलोगे? क्या बुक्स को आप बिल्डिंग बोलोगे? हाँ। फर्नीचर बोलोगे? मशीनरी बोलोगे? नहीं, प्लांट ही बोलना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जस्ट डिफाइन किया डेफिनेशन ऑफ प्लांट। प्लांट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा वो भी बता दिया। प्लांट में शिप आएगा, व्हीकल आएगा, बुक्स आएगा, साइंटिफिक अपैरेटस आएगा, सर्जिकल इक्विपमेंट आएगा। अब क्या क्या नहीं आएगा वो भी बता दिया लॉ ने, ठीक है।
क्या क्या नहीं आएगा? प्लांट डज नॉट इंक्लूड व्हाट? प्लांट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस। टी बुशेस मतलब ज्यादा दिल पे मत ले लेना, इसीलिए मैंने आपको बोला प्लांट के जैसा वर्ड आएगा प्लांट दिमाग में हमारे सामने फूल पत्ती आएगी। तो टी बुशेस क्या है? जो टी लीव्स होती है ना, उसको उसको प्लांट मत मानना, ठीक है? लाइव स्टॉक को प्लांट मत मानना, वो जानवर है, वो प्लांट नहीं है तुम्हारा। बिल्डिंग को प्लांट मत मानो, वो अलग से डिफाइंड है। बिल्डिंग तो अलग से कैटेगरी है ना असेट की, उसको प्लांट क्यों मान रहे हो? फर्नीचर फिटिंग अलग से कैटेगरी है असेट की, उसको प्लांट क्यों मान रहे हो? तो ये कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सक्लूजन डाले, इंक्लूजन डाले कि क्या प्लांट के डेफिनेशन में आएगा, क्या प्लांट के डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? अब यहाँ पर बस आप इतना ध्यान रखना कि क्या क्या प्लांट के डेफिनेशन में नहीं आएगा ना, वो ध्यान में रखना, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्या नहीं आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं। व्हेन कैन डेप्रिसिएशन बी क्लेम्ड? अब देखो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। दो कंडीशंस क्या पता है? सपोज देखो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, कुछ इस तरीके से जैसा मैं बोर्ड पे डालने जा रहा हूं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, यहां पर मैं दो कॉलम बनाता हूं, क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है? से क्वांटिटी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में 0 है, अमाउंट भी 0 है। अब मैंने क्या किया, मैंने दो असेट परचेज किया। दो असेट कितने में परचेज किया? से 2 लाख में, ठीक है? अब मैंने उसमें से कुछ सेल किया, ठीक है? हाँ। अब सेल करने के बाद यहां पर है ना, आपका जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी उसमें कम से कम एक असेट होना चाहिए, और यहाँ वाला अमाउंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा ना, तब तक आप डेप्रिसिएशन लेने के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। यू हैव टू फुलफिल दीज टू कंडीशन। पहला कंडीशन, आपका क्वांटिटी 0 नहीं होना मांगता है। दूसरा कंडीशन, आपका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना मांगता है। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट हुआ, अगर ये वायलेट हो गया या ये वायलेट हो गया, दोनों में से एक भी हुआ, आपको डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसीलिए यहां पर दो कंडीशन डाला है। द ब्लॉक ऑफ असेट मस्ट बी पॉजिटिव ऑन द लास्ट डे। पॉजिटिव मतलब जो अमाउंट कॉलम है उसमें पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड द ब्लॉक मस्ट नॉट सीज टू एग्जिस्ट, दैट इज क्वांटिटी कॉलम शुड नॉट बिकम व्हाट? बोलो, क्वांटिटी कॉलम शुड नॉट बिकम व्हाट? 0। क्वांटिटी कॉलम 0 नहीं हो जाना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इज इट? जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर पॉसिबल है ना यार, देखो कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जरा देखना ध्यान से कैसे पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक असेट बेच दिया 3 लाख में, ठीक है? हो सकता है, हो सकता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बराबर? देख लो होगा कि नहीं होगा, अरे बोलिए। या मैंने दोनों असेट बेच दिया, ठीक है? तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है? तो फिर से कंडीशन वायलेट हो जाएगी। दोनों वायलेट नहीं करना है, इसको भी आपको क्या रखना है? इसको भी आपको रखना है पॉजिटिव, मतलब कम से कम एक क्वांटिटी होनी चाहिए और इसके अंदर भी पॉजिटिव अमाउंट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर यार, ठीक है? आगे बढ़ता हूं। इज इट मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन? द आंसर इज यस। आंसर इज यस। सर क्यों मैंडेटरी है? मैंडेटरी है नहीं तो अससी क्या करेगा मैं बताता हूं। देखो मैंडेटरी टू क्लेम का डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो एक नॉर्मल माइंड से सोचोगे तो हर एक स्टूडेंट बोलेगा सर डेप्रिसिएशन तो क्लेम करना ही चाहिए ना सर, उसमें क्या सोचने वाली बात क्या है सर? उसमें सोचने वाली बात ही क्या है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्लेम करना चाहिए सर इंसान को, सही बात है, क्लेम करना चाहिए, बट क्या मैंडेटरी है? गवर्नमेंट ने मैंडेटरी डाल दिया। आप बोलोगे गवर्नमेंट का को जोर जबरदस्ती का मार कर दिया हमारे ऊपर, हमको नहीं करने का तो हम लोग नहीं करेंगे, हमको करने का क्लेम तो करेंगे। नहीं नहीं, गवर्नमेंट बोलती है तुमको जबरदस्ती करना पड़ेगा बे, नहीं तो नहीं करेंगे तो हम लोग देंगे। मैं बोला काई को जबरदस्ती कर रहे हैं? देखो अगर गवर्नमेंट ऑप्शनल डाल देगी ना, अपने एसएससी अपने हिसाब से फिर बोलेगा मेरे को लेने का है तो लेगा, नहीं लेने का है तो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? लेकिन रीजन ये है, दिमाग एक इंसान नॉर्मल दिमाग ये सोचेगा एक नॉर्मल स्टूडेंट का कि मेरे को क्यों नहीं चाहिए डेप्रिसिएशन का डिडक्शन, व्हाई द हेल आई डोंट वांट द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई रीजन क्या हो सकता है डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करने का? मैं बताता हूं। रीजन ये हो सकता है कि अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे ना तो आपका असेट ब्लॉक में चला जाएगा। एक एक कड़ी जोड़ो, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे, ठीक है? सुनो, अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो, ठीक है, स्टेप नंबर 1, तो आपका असेट ब्लॉक में चला जाएगा। ब्लॉक में चला जाएगा तो जब आप बेचोगे ना, तो आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा या प्रैक्टिकल लाइफ में किया होगा कि ब्लॉक का असेट जब सेल करते हो ना तो हमेशा एसटीसीजी होता है, हमेशा। एलटीसीजी नहीं होता उसमें। उसमें आपको 30% टैक्स लग जाएगा, प्लस एग्जाम्पशंस भी नहीं मिलेंगे, जो 54 में एग्जाम्पशन हो।
कुछ एग्जाम्पशंस नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। और सर टैक्स रेट जबरदस्त हो जाएगा ना आपका, प्लस और सर इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक वाले एसेट पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म होने के बावजूद। तो कितने डिसएडवांटेजेस सोचो ब्लॉक में आने के। एडवांटेज क्या है, एक है डेप्रिसिएशन मिलेगा। डिसएडवांटेज, जब बेचेगा तो एसटीसीजी 30% एग्जाम्पशन देना हो जाएगा। कितने सारे तुम्हारे इंडेक्सेशन आपको भूल जाओ, मिलेगा नहीं, भले 50 साल पुराना एसेट है तो भी इंडेक्सेशन नहीं मांगने का। इस सबसे बड़ा दुख है ब्लॉक में आने का। आर यू क्लियर? समझ आ रहा है आपके मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? बहुत ही डेंजरस पॉइंट है ब्लॉक में आना, मतलब एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इसलिए एसएससी क्या बोलता है, मेरे को नहीं जाना है ब्लॉक में, मेरे को नहीं चाहिए डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट ने बोला मैंडेटरी है, क्लेम करना पड़ेगा तेरे को, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, समझा? मैंडेट है, ये क्लेम करना है मतलब करना ही है, ठीक है? तो यू हैव टू मैंडेटरीली क्लेम depreciation, you have to claim it, you have to claim it, you have to claim it. I hope it is clear to you. Is it clear? बोलिए। ठीक है, बढ़ो आगे। हाँ, अभी अगला जो डिस्कशन है मैं फिलहाल अभी होल्ड पे रख रहा हूं। हाउ टू अराइव एट डब्ल्यूडीपी फॉर नेक्स्ट ईयर, इस पे कल बात करेंगे यार, मतलब अगले सेशन में। अभी मैं आज के सेशन के लिए एक आखिरी डिस्कशन अभी उठा रहा हूं और अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा डोज दूंगा, बहुत सारा डोज एक साथ दूंगा तो आपको बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा आराम आराम से देखना। आप कैसे रिवाइज करोगे पता है? आप जैसे जैसे मैं लेक्चर देख रहे हो ना, उतना उतना उसी दिन रिवाइज करके खत्म कर दो, खत्म, उसी दिन खत्म, अलग से बैठ के पढ़ने का नहीं। अभी अभी आज के आज रिवाइज करोगे तो ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा आसानी से, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगा। सेम डे पे रिवाइज कर लो और लेक्चर कंसिस्टेंटली देखो प्लीज। लेक्चर के बीच में मतलब जरा भी आलसपन नहीं चाहिए मुझे, कि आप 2 लेक्चर देख रहे हो फिर बाद में 10 दिन तक देख ही नहीं रहे हो, फिर 2 लेक्चर देख रहे हो फिर 10 दिन तक नहीं देख रहे हो। ऐसी सारी हरकत नहीं करना बेटा, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, प्लीज यार, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे डेप्रीसिएशन के बारे में, जो यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है? कहां पर? यहां पर। लेट अस टॉक अबाउट दिस सेकंड वन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब पहले डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले ओनर का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर। उसके बाद लेसर के लीज के केस में कौन क्लेम करेगा, लेसर। हायर परचेज के केस में कौन करेगा, हायर परचेजर। आईसीडीएस के केस लॉ में बताया था ओनर और यूज का मतलब क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, 4 कैटेगरी ऑफ असेट है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के मल्टीपल रेट्स है, 15% है, 20% है, 30% है, 40% है, अलग अलग रेट्स है। बिल्डिंग के 3 रेट्स है, 5% रेसिडेंशियल बिल्डिंग, 40% टेम्पररी स्ट्रक्चर। और गुडविल को इंटेंजिबल एसेट से गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। उसके बाद बोला गया हाफ कब होगा, जब असेट इसी साल अक्वायर करके इसी साल पुट टू यूज करोगे 180 दिन से, तो हाफ हो जाएगा। अगर इस साल अक्वायर करके अगले साल अगर एक दिन भी यूज किया ना तो फुल मिलेगा अगले साल, अगले साल फुल मिलेगा, अगले साल फुल मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर प्लांट के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ चीजें डाली है, कुछ चीजें बाहर कर दी है। उसमें से क्या बाहर की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी बुशेस बाहर, लाइफ स्टॉक बाहर, फर्नीचर बाहर और बिल्डिंग बाहर, ठीक है? और उसके बाद में डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना है। लास्ट डे पर आपकी क्वांटिटी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और लास्ट डे पर आपके ब्लॉक के अंदर अमाउंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों में से एक ही कंडीशन वायलेट हुआ, आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है? आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। नाउ लेट मी डिस्कस वन लास्ट थिंग फॉर टुडेस लेक्चर, एंड दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलेगा। मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहिए। तो सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, कितना मिलता है? एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है, क्या होता है, उन सबके बारे में मैं एक एक करके अभी बात कर रहा हूं, पे अटेंशन प्लीज। सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% मिलता है, ठीक है? 20%, यस, ओनली 20%, जस्ट 20% है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक सेकंड। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? और 20% वन टाइम है, वन टाइम बेनिफिट है, हर साल मत मांगते बैठना 20%। अच्छा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आपको मिलना ही है, साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा 20% एक्स्ट्रा। तो जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उस पर नॉर्मल 15% तो मिलना ही है, एक्स्ट्रा 20% भी मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, या तो आपको मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा, या तो पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो ये आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। या तो मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, ट्रेडर वेडर लोग को नहीं मिलता है, सब प्रोफेशनल सीए वीए लोग को, डॉक्टर लोग को सब नहीं, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा आपको? नई प्लांट एंड मशीनरी, नई, पुरानी नहीं चलेगी, नई प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर, इंस्टॉल और पुट टू यूज करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, नई प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर करना है, पुट टू यूज करना है, यूज करना है, यूज करोगे तो ही मिलेगा। अच्छा, मैंने नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और 180 दिन से कम यूज किया तो आपको 10% इस साल मिलेगा और 10% अगले साल मिल जाएगा। चेक करो, मतलब 10%, 20% का 50% इस साल मिलेगा, 20% का 50% इस 10%, और बचा हुआ 10% अगले साल मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेटर। क्या करने मिले पर मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर पुट टू यूज करोगे तो।
टू यूज करना भी जरूरी है। कितना परसेंट मिलेगा? 20%। अगर आधा साल यूज किया तो आधा इस साल मिलेगा, आधा अगले साल। क्लियर है सबको यहां तक? आई होप एवरीवन इज क्लियर। अच्छा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा? हाँ, नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा। अच्छा, जब आप मैं डब्ल्यूडीवी निकालूंगा तो क्या ब्लॉक से उसको लेस करूंगा डेप्रिसिएशन को? यस, जब डब्ल्यूडीवी निकालते हो तो आप कॉस्ट से डेप्रिसिएशन को लेस करते हो ना, तो उस समय पे आप नॉर्मल एडिशनल दोनों लेस कर दोगे, और क्या उसमें क्या सोचने का इतना। ठीक है सर, कैसी मशीनरी होनी चाहिए? नई मशीनरी। मतलब सर कैसी मशीनरी नहीं होनी चाहिए? नहीं चलेगी, सेकेंड हैंड नहीं चलेगी, बोर्ड पे देखो। और सर, ऑफिस में रखने वाली मशीनरी नहीं चलेगी, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में रखने वाली मशीनरी नहीं चलेगी, शिप नहीं चलेगा, एयरक्राफ्ट नहीं चलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी नहीं चलेगा, और ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने किसी और सेक्शन के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम करके बैठे हो, वो भी नहीं चलेगा। देयरफॉर सेकंड हैंड तो चलेगी नहीं। सर इंपोर्टेड सेकंड हैंड चलेगी? इंपोर्टेड सेकंड हैंड भी नहीं चलेगी। देश से खरीदोगे तो भी चलेगी, विदेश से खरीदोगे तो भी नहीं चलेगी, इंडिया से खरीदोगे तो भी नहीं चलेगी, इंपोर्ट करोगे तो भी नहीं चलेगी। सेकंड हैंड नहीं चलेगी। सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी नहीं चलेगी। ऑफिस प्रेमाइज नहीं चलेगा। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में रखने वाली कुछ एसी वेसी ये सब रख रहे हो, नहीं चलेगा। फ्रिज रख रहे हो, ओवन रख रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। टीवी भी ये सब नहीं चलेगा ऑफिस में रखने वाली चीजें। और सर शिप नहीं चलेगा, एयरक्राफ्ट नहीं चलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी नहीं चलेगा, और ऐसी मशीनरी जिसपे ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम करके बैठे हो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब सर मैन्युफैक्चरिंग में एक सवाल पूछना है, क्या सर क्या प्रिंटिंग करने वाले जो मशीनरी यूज करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग माने जाएंगे और क्या उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? सीबीडीटी ने इस पर क्लैरिफिकेशन लाया और यहां पर लिखा है, चेक करो। अगर आप प्रिंटिंग करते हो या प्रिंटिंग और पब्लिशिंग दोनों करते हो तो आप मैन्युफैक्चरर माने जाओगे और आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। चेक कर लो, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग दोनों करना पड़ेगा या तो सिर्फ प्रिंटिंग। इफ यू आर एंगेज इन प्रिंटिंग, और बराबर से देख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूं चाहिए तो। ठीक है, प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, if you are engaged in either of the two, then you will get the benefit. Is it clear to everyone? बोलिए। तो this is what your additional depreciation is all about. तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा लेक्चर के अंदर। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच है, मैक्सिमम चीज मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कवर करने की, और ये गारंटी देता हूं कि पूरे इंडिया में फास्ट ट्रैक बैच में ऐसा कवरेज अगर कहीं और मिले आपको तो मुझे आके बता दो। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं? कुछ करूंगा तो नहीं, बट मैं उसको और अपनी तरफ से अपने फास्ट ट्रैक बैच को और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बट बहुत ही मेहनत करके मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। इसका आप बस मेरे से आपको हाथ जोड़ के एक ही विनंती है, वो ये है कि आप लेक्चर्स रेगुलरली देखना प्लीज, और रेगुलरली उसको रिवाइज करते रहना, बस ये मेरी आपसे विनंती है। अगर आप एक लेक्चर आज देखोगे, एक 10 दिन बाद, एक 15 दिन बाद, एक 30 दिन बाद, फिर वो आपका पूरा लिंक टूट जाएगा सब्जेक्ट का, फिर मजा नहीं आने वाला है आपको सब्जेक्ट पढ़ने में। ये चीज दिमाग में रखें प्लीज। इतनी रिक्वेस्ट तो मैं आपका प्रोफेसर के नाते रख सकता हूँ यार। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने सारे दोस्तों को भी इस फास्ट ट्रैक बैच के बारे में बताओ। एंड अगेन आई एम सेइंग, इट इज recommended to those people who have done direct tax once earlier and they are not sure about what exactly the content is. People who are doing direct tax for the first time, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, you should go for the regular batch. और सारे लेक्चर्स मेरे अब से सिर्फ कहां मिलेंगे, ये चीज दिमाग में रखना, सिर्फ मेरे चैनल पे, सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, और कहीं पर भी नहीं। सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेरे लेक्चर्स मिलने वाले, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि मैंने एक नया वेंचर शुरू किया है। आपको सारे लेक्चर्स मुझसे ही मिलेंगे। आप मेरे रिस्पेक्टेड नंबर पे आप कॉल करो, मैं आपको रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगा। बंद करता हूं लेक्चर, कल कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।